सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्रिएटेड में स्वागत है। यह वीडियो पूरे सिलेबस के अनुसार विस्तृत जानकारी के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके, आप कम समय में अच्छी तैयारी करके आप क्वालिफाई हो सके। 30 के 30 क्वेश्चन आपके सीटेट हो चाहे यूपीटेट है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, इसी वीडियो से आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों, हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। हम बात करने जा रहे हैं जो भू रासायनिक चक्र के बारे में। तो आओ हम भू रासायनिक चक्र को देखते हैं। पोषक तत्वों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व का प्रभाव निर्धारित होता है। कहने मतलब जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक घटकों में क्या होता है, गति के बाद क्या होता है, पोषक तत्वों का प्रभाव निर्धारित होता है कि किस हिसाब से वह आपको पोषक तत्व प्राप्त होगा। इसे जो भू रसायन चक्र कहते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको बताया गया भू रासायनिक चक्र किसे कहते हैं। इसके बाद पोषक चक्र की बात किया जाए, एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्र कहा जाता है। पोषक चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। तो आपका ये दोनों बिंदु एक दूसरे से संबंधित हैं। पोषक चक्रों के प्रकार की बात किया जाए, गैसीय चक्र, नंबर 2 अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में बात किया जाए, जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मुख्य बिंदु हैं प्यारे साथियों। इसमें यह है जल चक्र। जल चक्र की बात किया जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O सम्मिलित रूप हो है, तो H2O में क्या होता है आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। जीओ के सफल भार के लगभग 80.5% भाग सम्मिलित होता है। जल गैस, वायु, ठोस तथा तरल रूपों में पाया जाता है। कृषि अति महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। जल क्या होता है, कृषि के लिए अति महत्वपूर्ण है। भारत की बात किया जाए, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि करने के लिए जल अति महत्वपूर्ण होता है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण जल चक्रण में होता है। सूर्य का जो विकिरण है वो जल चक्र में होता है। प्यारे साथियों, इस तरह आपको विस्तृत जानकारी दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा किया जा रहा है। प्यारे साथियों, बी है कार्बन चक्र। जीओ के शुष्क भार का लगभग 49% होता है। कार्बन में 71%, समुद्र में 71% कार्बन विलय के रूप में विद्यमान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में पाई जाती है। तो कार्बन के लिए ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। नाइट्रोजन चक्र की बात किया जाए, पौधे नाइट्रोजन के नाइट्रेट रूप में प्राप्त होते हैं। यौगीकरण करने वाले जीवाणु एजेटोबैक्टर ऑक्सी तथा क्लॉस्ट्रिडियम अनॉक्सी होता है। नंबर 2 है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के बाद ग्रस्त धान के खेतों में मुख्य रूप से नाइट्रोजन यौगीकरण करने के लिए साइनोबैक्टीरिया उत्तरदायी होते हैं, एनाबिना, एलोसिरा तथा नॉनस्टॉक। नंबर 3 बात किया जाए, राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों में सजीवनी का काम करती है। तो ये मुख्य बिंदु हो गए आपके 3। इसके बाद ऑक्सीजन की बात किया जाए, ऑक्सीजन का निर्माण स्वपोषी पौधों से होता है, जो जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। नंबर 2 है ज्वालामुखी उद्भेदन, खनिज ऑक्साइड्स के न्यूनीकरण द्वारा भी ऑक्सीजन वायुमंडल में पहुंचती है। प्यारे साथियों, इसके बाद अवसादी चक्र की बात किया जाए, अवसादी चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत स्थलमंडल या पृथ्वी का भूपटल होता है। इसको 2 चक्रों में बांटा गया है प्यारे साथियों। नंबर 1 है फास्फोरस। फास्फोरस की बात किया जाए, भंडारण चट्टानों में होता है, अम्लीय तथा क्षारीय में प्राप्त अवशेषों से होता है। नंबर 2 है सल्फर चक्र, प्रोटीन का घटक है। सल्फर को पौधे एवं अंदर अवशोषण कर अमीनो अम्ल बनाता है। तो इस तरह आपको इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को एकदम आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, आपके अंदर एकदम प्रभावित कर दिया जा रहा है। प्यारे साथियों, ध्यान से देखें वीडियो को। इसके बाद बात किया जाए प्यारे साथियों केसुरकी। ये होता असमतापी प्राणी, सरीसृप वर्ग, उदाहरण सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, गिरगिट।
तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। इसके बाद बात किया जाए उभयचर वर्ग, टोडा, मेढक, सैलमेंडर, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए अति महत्वपूर्ण है। किशोरकी समतापी प्राणी पे चर्चा किया जाए तो स्तनधारी उदाहरण है मनुष्य, शेर, कुत्ता का। पक्षी वर्ग का बात किया जाए तो नंबर 1 है, इसमें कबूतर दिया गया है। रेगिस्तान में वास करने वाले जानवर मरुदीभद्र जानवर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु था प्यारे साथियों। इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण का। जीवन में किस तरह प्रदूषण प्रभावित कर रहा है, लोगों को हानिकारक पहुंचा रहा है, जिससे कि सभी जीव जंतु की उम्र कम हो जा रही है। तो इस पर हम विशेष चर्चा करते हैं प्यारे साथियों। और इम्पोर्टेंट बिंदु है जो आपको और आपके सिलेबस को जोड़ेगा। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश है जो वायु, जल या भूमि को दूषित करता है और जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है। साथियों, प्रदूषण के प्रकार पर चर्चा किया जाए। वायु प्रदूषण, जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन है साथियों नंबर 1। दूसरा एरोसॉल, केन तथा रेफ्रिजरेटर प्राणी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर SO2 SO3 निकलता है। लेड PB मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। मानसिक रोग किससे होता है? लेड से होता है। और ये किससे उत्पन्न होता है? कार मोटर से उत्पन्न प्रदूषक से होता है। कैडमियम द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में किया जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कैडमियम। आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने से अजैविक प्रदूषण है। सुपरसोनिक जेट विमान एवं रासायनिक उर्वरकों से निरस्त्रित करता है। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित है, इसको पॉइंट वाइज आप कई बार देखें जिससे कि आपको आसानी से टेट और सी-टेट में 30 के 30 प्रश्न सही हो सके। नाइट्रोजन की बात किया जाए, नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 होता है। इसके बाद प्राथमिक प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाती है, जो एक द्वितीय प्रदूषक है साथियों। अम्ल वर्षा की बात किया जाए, अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। धूम धुआं और कोहरा का मिश्रण होता है। मुख्यतः घटक कणिका द्रव और भूमितल ओजोन O3 से होता है। SO2 धूम कोहरा के निर्माण आवश्यक नहीं होता, इसके लिए SO2 निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है साथियों। इसके बाद प्रदूषक का उत्पादन स्रोत पर चर्चा किया जाएगा प्यारे साथियों। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से सिगरेट तथा स्वचालित वाहनों धुएं से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बात किया जाए जीवाश्म ईंधन दहन से होता है। इसके बाद बात किया जाए नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3 की, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। मीथेन की बात किया जाए CH4 ग्रीन हाउस प्रभाव में धान के खेतों से धूम से जैविक दहन से ये मीथेन उत्पन्न होता है। क्लोरोफ्लोरो की बात किया जाए, रेफ्रिजरेटर, फोम, एरोसॉल, सॉल्वेट, ये सब मुख्य बिंदुओं से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है। शीशा की बात किया जाए, मोबाइल से तंत्रिका तंत्र एक स्वचालित वाहनों से उत्पन्न होता है। और मोबाइल किससे होता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, कैंसर का कारक है। सल्फर डाई की बात किया जाए तो SO2 है, इसका उत्पन्न उद्योग, ऊर्जा, धूम, कोहरा और निर्माण से होता है। तो ये सब बिंदुओं पर चर्चा किया गया जो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। इस वीडियो से जुड़े रहें, बने रहें और अपने प्यारे साथियों को शेयर करें जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इसके बाद हमारा बिंदु है एरोसॉल। 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों को एरोसॉल कहा जाता है। इनका उत्सर्जन कारखानों, ताप विद्युत घरों, स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों से होता है जो वातावरणीय गैसों में फैला होता है। इसके बाद किया जाए धूप कोहरा की। धूप कोहरा का मुख्य घटक धरातलीय ओजोन O3 गैस होती है। जब यह गैस समताप मंडल में पाई जाती है तो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। समताप मंडल पाई जाती है तो ये लाभदायक होती है, किंतु जब क्षोभ मंडल में धरातल के समीप पाई जाती है तो प्रदूषक का कार्य करती है। कहने मतलब तब हानिकारक का काम करता है ओजोन O3 गैस। भोपाल गैस 83 की बात किया जाए तो कीटनाशक दवाओं के फैक्ट्री से
2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल स्थित धीरे धीरे 40 टन विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली और सारे शहर में फैल गई। इसका सूत्र की बात किया जाए तो CH3NO होता है साथियों, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल प्रदूषण की बात किया जाए तो गंगा एक्शन प्लान GAP गंगा में पाए जाने वाले वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज वगैरह जीवाणु आदि को खा जाते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत की गई। GAP फर्स्ट सन 1986 से 1993 तक चला। नमामि गंगे कार्यक्रम की बात किया जाए तो प्यारे साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में 20,000 करोड़ आवंटित किए गए गंगा नदी का संरक्षण के लिए। तो इस तरह मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इसके बाद ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा किया जाएगा। प्यारे साथियों, ध्वनि की तीव्रता मात्रक की बात किया जाए तो डेसिबल होता है। ध्वनि की उच्चता का स्तर है 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 65 डेसिबल से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। स्रोत और डेसिबल पर देखते हैं। सुनने की शुरुआत 0 डेसिबल, हृदय की धड़कन, समान श्वसन 10 डेसिबल, समान बातचीत की ध्वनि, कुत्ते के रोने या भौंकने की ध्वनि पर चर्चा करें तो समान बातचीत की ध्वनि होती है आपकी 45 से 60 डेसिबल। 45 से 60 डेसिबल। कुत्ते के रोने या भौंकने की जो होता है वो 60 से 80 डेसिबल। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 3R इंदौर घोषणा की बात किया जाए तो 9 अप्रैल 2018 को इंदौर में 8वीं क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक 3R के बारे में चर्चा किया गया, जिसका अर्थ है रिड्यूज रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब है न्यूनीकरण, रीयूज का अर्थ है पुनः उपयोग, रिसाइकिल का पुनर्चक्रण। देश और शहर को स्वच्छ, स्मार्ट तथा विकसित बनाने के लिए किया गया था। 4R की बात किया जाए, इसका अर्थ होता है रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो इस पे आप देख सकते हैं किस तरह से काम किया जा रहा है। नोट की बात किया जाए, इकोमार्क प्रतीक पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए योगदान दिया जाता है। नंबर 5 है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। तो यह पांचों बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों। इसको कई बार वीडियो को देखें जिससे कि आप समझ सकें किस क्षेत्र में किसका योगदान है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जैव विविधता की बात किया जाए तो 1980 में EA नॉर्स एवं IE मैकमेंस द्वारा जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1985 में किया गया साथियों। इसके मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश, जैसे पेड़ पौधों का कटाई से और तेज़ी से विनाश चल रहा है साथियों, उससे होता है। नंबर 2 है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण आवासीय विनाश। नंबर 3 है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। 4 की बात किया जाए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो इसमें भी आपको जो मुख्य बिंदु थे उस पर चर्चा किया गया। इस पर आप कई बार वीडियो देखें जिससे कि आसानी से सब वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण आपको अच्छे से तैयारी हो सके। इस तरह हमारा यह वीडियो CTET UP टेट के लिए ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 चल रहा है। इसमें आपको पूरी विस्तृत जानकारी दिया गया। इसके बाद हम प्यारे साथियों वीडियो 4 जो आएगा हमारा वो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसमें जो भी बात आपको समझ में ना आए उस बिंदु पर आप कमेंट कर सकते हैं और यह वीडियो आप ध्यान से देखें जिससे कि आपको आसानी हो सके। इस वीडियो का बनाने के उद्देश्य है कि आपको सभी बिंदुओं
पर चर्चा किया जा सके आपका, जिससे बेस मजबूत हो और पर्यावरण संबंधी आपका 30 से 30 क्वेश्चन सही हो सके। तो यह वीडियो आपको सही लगे तो तुरंत सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे मित्रों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।